ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट का है। फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लेमडा स्कैटर्ड इलास्टिकली फ्रॉम फ्री प्रोटॉन्स इनिशियली एट रेस्ट। दोस्तों टारगेट पे कौन है दोस्तों? प्रोटॉन है, और इधर से कौन आ रहा है दोस्तों? फोटोन आ रहा है। कौन आ रहा है? फोटोन आ रहा है, ठीक है। और हिट किसको कर रहा है दोस्तों? प्रोटॉन को हिट कर रहा है। तो दोस्तों एक्सप्रेशन में जो मास होता है उसी का होता है जो पहले से यहाँ पे मौजूद होता है। तो पहले से दोस्तों मौजूद कौन है? प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन वाला ऑप्शन सही होगा। ये तो एक मतलब लॉजिक लग गया। ऐसे इसका सॉल्यूशन देखेंगे अपन। Protons of wavelength lambda scattered elastically from free protons initially at rest. The wavelength of photons scattered at 90 degrees increased by। दोस्तों पूछ रहा है कि 90 डिग्री पे अगर कोई फोटोन स्कैटर्ड करता है तो उसका वेवलेंथ कितना इंक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से प्रोटॉन था, इधर से फोटोन आया, स्कैटर्ड हुआ और 90 डिग्री पे फोटोन भाग गया, ठीक है। इसके साथ जो एंगल बनाए हो 90 डिग्री। तो अब पूछ रहा है कि इनिशियली इसका फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा था, फाइनली मान लेते हैं लैम्डा प्राइम था, तो कितना से इंक्रीज किया, मतलब लैम्डा डेल्टा लैम्डा कितना होगा, यानी कि वेवलेंथ का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो कॉम्पटन इफेक्ट में इसी डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ का एक फार्मूला ड्राइव किया गया था, जिसका आपको यहाँ पे वैल्यू दिखा रहे हैं हम। सॉरी दोस्तों, हमने इसका शायद सॉल्यूशन नहीं टेकअप किया, आपको यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों जो डेल्टा लैम्डा का फार्मूला होता है दोस्तों, वो लैम्डा सी, या फिर इसी को कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा सी टाइम 1 माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि थीटा 90 डिग्री है, तो कॉस 90 दोस्तों साइन 0 यानी 0 होता है, तो 1 माइनस 0, ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा। और दोस्तों लैम्डा सी इज नथिंग बट एच बाई एम सी, ठीक है, एच बाई एम सी। और दोस्तों अभी जो एम होगा वो किसका मास होगा? तो जो इनिशियली रेस्ट में होता है उसका मास होता है। तो अभी हमारा इनिशियली टारगेट में रेस्ट में कौन है दोस्तों? क्वेश्चन में दे सकते हैं फ्री प्रोटॉन जो है वो इनिशियली रेस्ट में है। तो दोस्तों मास किसका होगा? प्रोटॉन का होगा। तो इस तरह से जो डेल्टा लैम्डा होगा दोस्तों, यानी कि फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ, यानी कि इंक्रीज इन वेवलेंथ, वो कितना हो जाएगा? सिर्फ एच बाई एम ऑफ पी टाइम सी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स से है। अकॉर्डिंग टू सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला सरफेस एनर्जी करेक्शन टू द एटॉमिक मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू। दोस्तों जो सरफेस एनर्जी होता है वो एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ए टू द पावर 1/3 होता है, ठीक है। तो इसको याद रखने वाला है, आप इसको याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड when the hydrogen atom goes from n equal to 10 state to the ground state। दोस्तों हाइड्रोजन एटम में जब फोटोन n इक्वल टू 10 स्टेट से ग्राउंड स्टेट, यानी कि n इक्वल टू 10 से n इक्वल टू 1 जब जा रहा है, तब पूछ रहा है कि वेवलेंथ कितना होगा जो फोटोन इमिट करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बताते चले कि हाइड्रोजन एटम के केस में जो nth स्टेट का एनर्जी होता है वो En इक्वल टू होता है दोस्तों -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेट ग्राउंड स्टेट के लिए 1 हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 2 होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि जो डिफरेंस इन एनर्जी होता है बिटवीन द टू स्टेट, दैट इज एच म्यू, और एच का एच रह गया और म्यू का वैल्यू दोस्तों कितना होता है? सी बाई लेमडा, यानी कि एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? एच सी बाई लेमडा। अब इसी फार्मूला को अपन दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यूज करेंगे। एनर्जी डिफरेंस दोस्तों कैसे निकालेंगे? E10, क्योंकि 10th स्टेट से कहाँ पे आ रहा है दोस्तों? ग्राउंड स्टेट में, तो E10 माइनस E1 इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। समझ पा रहे हैं दोस्तों? E10 फिर से एक बार, E10 माइनस E1 जो है दोस्तों वो कितना होगा? एच सी बाई लेमडा के बराबर होगा दोस्तों। कितना होगा? एच सी बाई लेमडा। E10 मतलब 10th स्टेट का एनर्जी, और E1 मतलब ग्राउंड स्टेट का एनर्जी। कहाँ से निकालेंगे दोस्तों? इस फार्मूला से। n का वैल्यू एक बार 10 रखेंगे, एक बार n का वैल्यू 1 रखेंगे। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो एच सी बाई लेमडा के बराबर होगा। और अपना एच सी क्या है? एच प्लैंक कांस्टेंट है दोस्तों, और सी स्पीड ऑफ लाइट वो भी कांस्टेंट है, दोनों का वैल्यू मालूम है। तो पुट करेंगे तो लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। आइए देखते हैं उसको कैसे।
निकालते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, और माइनस साइन को भी हमने लिया है hc/λ। इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों, अच्छा आपको बताते चले कि जो hc का वैल्यू होता है दोस्तों इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर वो होता है 1240। इसको याद रख ले दोस्तों, आपको बहुत ही मदद मिलेगा क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में या मॉडर्न फिजिक्स के, कि जो प्लैंक कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट यानी कि hc का जो दोस्तों प्रोडक्ट होता है इसका वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में कितना होता है 1240 यानी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। अभी हम लोग बार बार इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ तक रख दिया, hc का वैल्यू रख दिया, नीचे में लैम्डा, तो मॉड लैम्डा का वैल्यू देखिए हम निकाल रहे हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाई, ये इधर आगे डिवाइड हो गया 13.464 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों कट गया। अब देखिए 1240 बाई 13.464, इसको जब आप दोस्तों सॉल्व करेंगे डिवाइड करके, नैनोमीटर से हम किस में कन्वर्ट हो रहे हैं एंगस्ट्रम में, ठीक है। दोस्तों आपको बताते चले कि नैनोमीटर मतलब 10 का पावर -9 और एंगस्ट्रम मतलब 10 का पावर -10। तो जब आप नैनोमीटर से एंगस्ट्रम में फिर कन्वर्ट करेंगे अपना आंसर को, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो क्लोजेट सबसे आंसर होगा वो होगा 921 एंगस्ट्रम, मतलब 921 एंगस्ट्रम। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई हैज़ द लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इनमें से कौन सा ऐसा न्यूक्लिया है जिसका बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस एटॉमिक मास, ठीक है, या नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का ग्राफ देखते हैं, उसी से अपन पता करेंगे। दोस्तों एटॉमिक फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में बाइंडिंग एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दोस्तों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास या नंबर ऑफ न्यूक्लियन का जो ग्राफ होता है दोस्तों वो कुछ इस तरह से होता है, और जो पीक होता है इस ग्राफ का दोस्तों वो आयरन को रिप्रेजेंट करता है 56 Fe। और आपको मालूम है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा इस ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा कि सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसका है पर न्यूक्लियन, आयरन का है। और दोस्तों जिसका जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होता है जिस न्यूक्लियस का, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। और यही कारण है दोस्तों कि हमारे प्रकृति में, नेचर में आयरन की इतनी ज़्यादा एबंडेंस है, मतलब इतनी ज़्यादा उपलब्धता है, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न कि आयरन इतना ज़्यादा मिलता है, इतना ज़्यादा स्टेबल है इसीलिए। और इस ग्राफ से ये भी पता चल गया कि सबसे ज़्यादा किसका है बाइंडिंग एनर्जी, वो आयरन का है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, आयरन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इंक्रीजेज इफ द इंसिडेंट लाइट हैज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इंक्रीजेज इफ द इंसिडेंट लाइट हैज। दोस्तों ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कब इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो दोस्तों जब मेटल पे अपन लाइट गिराते हैं, ठीक है, तो उसका अगर आप फ्रीक्वेंसी को घटाते या बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों निकल रहे हैं मेटल सरफेस से उनके एनर्जी में फ़र्क आएगा, ठीक है। लेकिन जो पावर सोर्स लगा हुआ है दोस्तों, उसका अगर पावर में आप चेंजेज करते हैं तो पावर, आपको मालूम है दोस्तों कि जो इंटेंसिटी होता है वो होता है पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सॉरी पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। यानी कि पावर पे अगर आप बदलाव करेंगे तो इंटेंसिटी पे सीधा फ़र्क पड़ेगा। और आपको दोस्तों बताते चलें कि पावर को चेंज करने पे इंटेंसिटी चेंज होगा, और इंटेंसिटी चेंज करने पे दोस्तों नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज होगा, और सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप अगर पावर सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ सोर्स इंक्रीज करेगा, लाइट सोर्स, इंटेंसिटी को दोस्तों इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू द एजम्पशंस इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आप अगर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को अगर चेंज घटा या बढ़ा रहे हैं तो दोस्तों उससे किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी में फ़र्क पड़ेगा, उसके नंबर ऑफ, मतलब संख्या पे नहीं, नंबर पे नहीं, ठीक है। तो अभी का क्वेश्चन में हमको दोस्तों पूछ रहा था कि इमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इंक्रीजेज विथ व्हाट, तो विथ हायर द इंटेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, सी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे
कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, सो ऑप्शन इज सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फॉर ए मेटल इज 3000 एंगस्ट्रॉम। The kinetic energy of an electron ejected from it by radiation of wavelength 1200 angstrom is। दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। इसमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है मेटल का, और वर्क फंक्शन अपन यहाँ से निकाल लेंगे। वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, hc/λ0, ठीक है। और एनर्जी का दोस्तों फार्मूला क्या होगा, फोटॉन्स का जो मेटल प्लेट पे गिर रहे हैं उनका hc/λ, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा नॉट, और hc का वैल्यू अपन दोस्तों अभी अभी बात किए थे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो डब्ल्यू नॉट यानी कि वर्क फंक्शन मिल जाएगा दोस्तों। जो अपने को निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड फ्रॉम इट बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। इतना दोस्तों जो रेडिएशन गिर रहा है, जो पड़ रहा है, जो फोटॉन्स आ रहे हैं, उनका वेवलेंथ भी दिया हुआ है 1200 एंगस्ट्रॉम। तो उनका एनर्जी ई को कैसे निकाल लेंगे, hc/λ, लैम्डा 1200 रख देंगे तो ई निकल जाएगा दोस्तों। इस तरह से वर्क फंक्शन और ई जब निकल जाएगा तो जो फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन था उसके मदद से अपन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि उसको अपन कैसे निकाल सकते हैं। ओके, ये लैम्डा नोट दिया है, लैम्डा दिया है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालना है दोस्तों। जो फोटॉन्स जो रेडिएशन गिर रहे हैं मेटल पे उनका फार्मूला इक्वल टू hc/λ हो जाएगा। तो hc का वैल्यू दोस्तों 12/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, आपको इसको याद रखना है, और लैम्डा इक्वल टू 120 नैनोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 10.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। और डब्ल्यू नॉट जो है दोस्तों hc/λ0 है, वर्क फंक्शन hc/λ0 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है, उसको भी देखिए रख दिया। hc का वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, वो तो कांस्टेंट है दोस्तों, हमेशा सेम होगा। इन सब को रखने के बाद देखिए इसको सॉल्व किए तो ये 4.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, क्योंकि देखिए नैनोमीटर कट जा रहा है यहाँ भी। तो इस तरह से डब्ल्यू नॉट मिल गया। अब अपने को मालूम है कि जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक दोस्तों इक्वेशन है वो क्या है दोस्तों, E इक्वल टू जो भी रेडिएशन से जो भी एनर्जी आ रहा है दोस्तों वो दो काम में खर्चा होता है, एक वर्क फंक्शन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इस इक्वेशन से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, E-W0। तो E-W0 करेंगे तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आएगा दोस्तों, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो कितना होगा, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ओके दोस्तों, आप यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे, एंगस्ट्रॉम 3000 दिया है, हम नैनोमीटर में ले रहे थे इसलिए एक एक जीरो कैंसिल कर रहे थे, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is moving in a one-dimensional potential box of infinite height. What is the probability of finding the particle in a small interval delta x at the center of the box when it is in the energy state next to the least energy state, ठीक है। मतलब जो हमारा पार्टिकल है दोस्तों वो नेक्स्ट टू द लिस्ट एनर्जी स्टेट का मतलब है कि जो सबसे नीचे वाला स्टेट है जिसको अपन ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, यानी कि n इक्वल टू 1, उससे ठीक एक स्टेट पर है। मतलब वो कहाँ पे है दोस्तों, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बात कर रहा है, यानी n इक्वल टू 2। तो अपन अब क्वेश्चन में n इक्वल टू 2 लेके सॉल्व करेंगे दोस्तों। अपने को प्रोबेबिलिटी बताना है इस स्टेट में पार्टिकल का कहाँ पे पाए जाने का दोस्तों, सेंटर पे पाए जाने का। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन दोस्तों। इसको आप कैलकुलेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको सीधा डायग्राम से निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए कैसे यूज करेंगे। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है दोस्तों, साइड लेंथ है 0 से, और अपने को मालूम है कि दोस्तों कि जो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों साई स्क्वायर, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जो दोस्तों, उसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि जो ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 होता है उसके लिए उसका नेचर कुछ इस तरह से होता है, और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2 होता है उसके लिए नेचर दोस्तों कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो अभी जो हमारा पार्टिकल है दोस्तों लिस्ट टू द नेक्स्ट स्टेट, मतलब यहाँ पे है हमारा पार्टिकल अभी ग्राउंड से ऊपर वाला स्टेट, ठीक नहीं, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। अब आप देख सकते हैं कि इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है दोस्तों
हमारा जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें ठीक सेंटर पे, इस बॉक्स का सेंटर ठीक यहाँ पे, और यहाँ पे पाए जाने का प्रोबेबिलिटी कितना है दोस्तों, 0 है, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर इस पॉइंट पे दोस्तों मिड पे 0 है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दोस्तों आप फार्मूला में, उसमें जब साई स्क्वायर आएगा वहाँ 0 रखेंगे तो फाइनली प्रोबेबिलिटी दोस्तों कितना होगा, 0। तो हम लोग सीधा इसको ग्राफ से ही निकाल लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अपन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस increases continuously with mass number, decreases continuously with mass number, remains constant with mass number, first increases and then decreases with mass number। दोस्तों इसके लिए भी अपने को ग्राफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ये बाइंडिंग न्यूक्लियन वाई एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। दोस्तों एटॉमिक मास नंबर जो ए होता है उसी को नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बोलते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही दोस्तों नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बोलते हैं कंबाइंड रूप में। तो ये ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि कर्व में क्या हो रहा है कि इनिशियली इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद ये फिर डिक्रीज कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एटॉमिक मास नंबर के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज विथ मास नंबर, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज हर्मिशियन। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, दरअसल हम रिपीट नहीं किए हैं, एग्जाम में रिपीट हुआ होगा, ऑफकोर्स रिपीट हुआ है और फिर से आ गया है। तो देख लेते हैं ठीक है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर हर्मिशियन होगा। तो इसका भी हमने सॉल्यूशन देखा था, डी ही होगा। आइए उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों कि जो डो बाई डो एक्स है, ओके दोस्तों, जो डो बाई डो एक्स ऑपरेटर है उसका आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ड्रैगर लेते हैं तो दोस्तों वो माइनस डो बाई डो एक्स देता है, और आयोटा का भी लेते हैं दोस्तों तो वो माइनस आयोटा देता है। ठीक है, अब हर्मिटिसिटी का दोस्तों कंडीशन होता है कि अगर कोई भी ऑपरेटर का ड्रैगर लेने पे ए का जैसे ड्रैगर लिए और अगर ए ही दे दिया रिजल्ट, ठीक है, मतलब ए का आप ड्रैगर ले रहे हैं और सॉल्व करके ए ही मिल जा रहा है, तो आप ए को कहेंगे कि ये हर्मिशियन है, ये हर्मिटिसिटी का कंडीशन है। तो हम भी क्या करेंगे, जो ऑप्शन डी है आयोटा टाइम डो बाई डो एक्स, उसका क्या लेंगे दोस्तों, ड्रैगर लेंगे, इसको ड्रैगर बोलते हैं। ठीक है, प्लस का साइन नहीं है, थोड़ा सा नीचे वाला को लंबा किया जाता है, जो क्रिश्चियन लोग का चेन होता है कुछ इस तरह से सिंबल, इसका अपन ड्रैगर लेंगे। अगर ड्रैगर को सॉल्व करने के बाद अगर ये आई डो बाई डो एक्स ही आ गया दोस्तों, सेम चीज़ को अगर ये दे दिया, तब ये हर्मिशियन होगा। तो आइए देखते हैं, हम सीधा हिट एंड ट्रायल से सही ऑप्शन को ही सॉल्व कर रहे हैं, आप बाकी तीन को भी चेक कर सकते हैं अपना कंसेप्ट बढ़ाने के लिए। देखिए दोस्तों, आई डो बाई डो एक्स का ड्रैगर लिए तो इसको इंडिविजुअली अलग अलग कर लिए, आई का ड्रैगर इंटू डो बाई डो एक्स का ड्रैगर। दोस्तों आई का ड्रैगर माइनस आई हो जाता है और डो बाई डो एक्स का माइनस डो बाई डो एक्स हो जाता है। दोस्तों माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और आई टाइम डो बाई डो एक्स क्या बन गया, आई टाइम डो बाई डो एक्स। आप देख सकते हैं कि जो सेम चीज़ जो हमने जिसका ड्रैगर लिया था वही सेम चीज़ मिल गया, यानी कि अगर इसको आप ए मानते दोस्तों तो ए का ड्रैगर इक्वल टू ये क्या मिल गया, ए मिल गया, मतलब ए ड्रैगर इक्वल टू ए रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेटर है आई टाइम डो बाई डो एक्स वो हर्मिशियन है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी बार टीएफआर में क्वेश्चन आया था दोस्तों, आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। उसमें पूछा था कि जो हर्मिटिसिटी का कंडीशन है दोस्तों ये कब सेटिस्फाई होता है। तो दोस्तों आपको बताते चले कि जो वेव फंक्शन है दोस्तों वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में वेनिश कर जाता है दोस्तों, क्या करता है, साई कंजुगेट साई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट में वेनिश कर जाता है, तभी ये हर्मिटिसिटी का कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। अभी हम लोग सीधा ट्रिक इस्तेमाल किए, इसीलिए अब इसको भी प्रूव किया जा सकता है कि डो बाई डो एक्स हर्मिशियन कैसे है। तो एग्जाम हम लोग यहाँ थ्योरी नहीं देख रहे हैं, सीधा ट्रिक बता रहे हैं, आपको याद रखें। और एग्जाम में बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल होते हैं जीएस-टीएफआर में, तो आप याद रखें एक बात मेरा कि हर्मिटिसिटी या हर्मिशियन का दोस्तों कंडीशन क्या है, ये कब सेटिस्फाई होता है, तो जब
वेव फंक्शन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में दोस्तों वेनिश करता है। इन द फिगर बिलो shows one of the possible energy eigenfunction psi x for a particle bouncing freely back and forth along the x-axis between impenetrable walls located at x equal to minus a and x equal to plus a। देखिए जो वाल्स का एक्सटेंशन दिया हुआ है वो x इक्वल टू माइनस ए से x इक्वल टू प्लस ए तक दिया हुआ है, मतलब जो साइड लेंथ होगा भैया वो कितना होगा 2a होगा। कितना होगा 2a होगा, ठीक है। The potential energy equals 0 for mod of x less than a. If the energy of the particle is 2 electron volts, if the energy of the particle is 2 electron volts when it is in the quantum state associated with this eigen function, ये जो eigen function दिया हुआ है आपको पहले पता करना पड़ेगा कि ये किस स्टेट का आइगन फंक्शन है, n इक्वल टू 1 या n इक्वल टू 2, जिस भी स्टेट का है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी व्हेन इट इज इन द क्वांटम स्टेट ऑफ लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी। उसके बाद फिर ग्राउंड स्टेट का आपको एनर्जी बताना है। तो सबसे पहले जो वेव फंक्शन दिया है उसको पता करना है देख के कि ये किस स्टेट का वेव फंक्शन है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रखा है तो देखिए ये अभी इनफाइनाइट दिया हुआ है माइनस ए से प्लस ए, मतलब साइड लेंथ कितना होगा बच्चों 2a होगा। बच्चों जो इसका सॉल्यूशन होता है श्रोडिंगर इक्वेशन का, उससे जो साई एक्स आता है वेव फंक्शन, उसका अगर आप डिफरेंट स्टेट के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ग्राउंड स्टेट यानी n इक्वल टू 1 का ग्राफ बच्चों इस तरह से होता है, n इक्वल टू 2 यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का इस तरह से ग्राफ होता है, और n इक्वल टू 3 यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट का इस तरह से होता है, एंड सो ऑन। तो अभी हमारा जो दिया हुआ है बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया हुआ है उसको और आप n इक्वल टू 2 स्टेट को अगर आप देखेंगे तो आई थिंक ये दोनों सिमिलर है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से कंफर्म पता चल रहा है कि आइगन स्टेट किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को। किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को, यानी n का वैल्यू बच्चों कितना होगा 2। यानी कि इसी स्टेट में यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बच्चों एनर्जी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको बताना है बच्चों कि जो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी है यानी कि किसका होगा बच्चों, ग्राउंड स्टेट का। तो आपको ग्राउंड स्टेट का एनर्जी बताना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम फिगर n इक्वल टू 2 बिकॉज द आइगन फंक्शन गिवन इन द क्वेश्चन कॉरस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल टू 2, तो En यानी कि n के जगह 2 मैंने E2 दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और बच्चों इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m इंटू साइड स्क्वायर। अभी साइड बच्चों कितना है, माइनस ए से प्लस ए है वाल का एक्सटेंशन, तो साइड होगा 2a, तो 2a स्क्वायर, ठीक है। बच्चों इस केस में n इक्वल टू 2 दे रखा है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और बाकी ये सॉल्व करके नीचे 8ma स्क्वायर हो गया, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको हमने फर्दर सॉल्व किया है, और हमने ये जो कांस्टेंट फैक्टर है, कॉमन फैक्टर पाई स्क्वायर इसका स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर, इसका वैल्यू निकाल लिया। बच्चों आप देख रहे हैं उसका वैल्यू कितना गया, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 1। अब हमको बताना है मिनिमम पॉसिबल स्टेट बच्चों क्या होगा। आपको पता ही चला है कि n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट इज द मिनिमम पॉसिबल स्टेट होगा, तो उसका एनर्जी बताना है। तो लो स्टेट से इट इज n इक्वल टू 1 दैट इज ग्राउंड स्टेट बच्चों। तो एनर्जी कितना हो जाएगा ग्राउंड स्टेट, 1 इक्वल टू n स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई नीचे में बच्चों 8ma स्क्वायर। ये कहाँ से 8ma स्क्वायर आ रहा है, 2m, और साइड कितना है बच्चों 2a, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो फैक्टर है बच्चों 8ma स्क्वायर है, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं इसको सॉल्व करके सिर्फ बचेगा क्या, इसको सॉल्व करने से सिर्फ यही फैक्टर बचेगा, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू बच्चों पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों आप इसका वैल्यू देख सकते हैं कितना है बच्चों, 0.5 है, ठीक है। तो उसको अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पुट कर देंगे, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 1 जो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट का है, वो कितना है बच्चों, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन सी दैट इज 0.5 को ही बच्चों अपन 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, JEM 2014 IIT कानपुर ने भी एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, ग्राफिकल क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आई एच कट डो बाई डो एक्स विद ए पॉजिटिव आइगन वैल्यू एच कट के, ठीक है।
that is an eigenfunction that describes a particle that is moving in free space in the direction of positive x with a precise value of linear momentum। बच्चों आपको बताना है कि ये ऑपरेटर आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये मोमेंटम ऑपरेटर है जिसको पी कैप से डिनोट करते हैं। आपको बताना है कि ये ऑपरेटर इनमें से किस फंक्शन पे ऑपरेट करेगा कि उसका आइगन वैल्यू आएगा एच कट के, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से किस पे ऑपरेट करेगा ये कि वैल्यू कितना देगा आइगन वैल्यू एच कट के। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन का थोड़ा सा बच्चों आपको कंसेप्ट बता देते हैं जल्दी से, ताकि इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके और ये क्वेश्चन भी अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बच्चों देखिए आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होता है कि अगर आप किसी ऑपरेटर ए को किसी फंक्शन साई पर ऑपरेट करते हैं और अगर ये सम कांस्टेंट वैल्यू लेमडा इनटू उसी वेव फंक्शन साई को आपको रिटेन कर देता है। लेट अस सपोज ए बी एनी ऑपरेटर एंड इट इज ऑपरेटिंग ऑन ए फंक्शन साई and if it returns the same eigen function that is psi by giving a real value or imaginary value, it may be real or imaginary, ठीक है, then this is called eigen value equation, ठीक है। आई थिंक ये रियल ही होना चाहिए लैम्डा। तो इसको आइगन वैल्यू बच्चों, इसको आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। अभी का केस में जो हमारा ऑपरेटर है ए है बच्चों, वो मोमेंटम ऑपरेटर दे रखा है माइनस एच का डो बाई डो एक्स। अब बोला है कि इनमें से किस में, ये जो चार ऑप्शन आपको देख रहे हैं इनमें से किस में किसको साई माने, किसको साई माने, किसको साई माने और उस पर ऑपरेट करे इस मोमेंटम पी को बच्चों कि हमारा आइगन वैल्यू लेमडा का जगह कितना आए एच कट के आए और वो वेव फंक्शन साई फिर से रिट्रेस हो जाए। तो अपन देखेंगे पी को एक एक करके सब पे ऑपरेट करके देखेंगे कि किसमें आइगन वैल्यू एच कट के दे रहा है और फिर से उसी आइगन फंक्शन को रिट्रेस कर दे रहा है, मतलब रिटेन कर दे रहा है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम सीधा इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप बाकी तीन गलत ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। तो उसको हम सीधा ऑपरेट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने जो मोमेंटम ऑपरेटर पी दे रखा था उसको सीधा किस पे ऑपरेट कर दिया बच्चों, एक्सपोनेंशियल टू द पावर आई के एक्स, यानी ऑप्शन डी पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू है नेक्स्ट स्टेप में उसको हमने रख दिया माइनस आई एच का डो बाई डो एक्स, और ये जो वेव फंक्शन हमने लिया है ई का पावर आई के एक्स जो ऑप्शन डी है, हिट एंड ट्रायल मेथड से बच्चों सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए माइनस आई एच कट कॉन्स्टेंट है, बाहर में रह गया, डो बाई डो एक्स इस पर जैसे ही ऑपरेट करेगा तो ई का पावर आई के एक्स का बच्चों डिफ्रेंसिएशन होगा। आपको मालूम है कि एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन ई का पावर आई के एक्स ही होगा, और जब चेन रूल लगाएंगे तो आई के एक्स का बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और आई के कांस्टेंट है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको डिफ्रेंसिएशन आता होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों कि ये जो आई के है और ये माइनस आई एच कट, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आई आई बच्चों कितना हो गया, आई स्क्वायर माइनस रह गया अपना और ये एच कट के हो गया, ठीक है, और यहाँ ई का पावर आई के एक्स रह गया। अब आप देख सकते हैं बच्चों आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, -1 होता है, और ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा कितना बच्चों, सिर्फ एच कट के बचा, कितना बचा, एच कट के बचा, और ये ई का पावर आई के एक्स भी बचा, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि लेफ्ट में मेरा क्या चल रहा था, पी ऑपरेट किए थे हम लोग ई का पावर आई के एक्स में, और आप देख सकते हैं बच्चों एच कट के आ गया, जो आइगन वैल्यू क्वेश्चन में बोला था कि आइगन वैल्यू एच कट के होना चाहिए। और देखिए हम लोग मोमेंटम ऑपरेटर को बच्चों किस में ऑपरेट किए थे, ई का पावर आई के एक्स में। ये देखिए हम लोग को फिर से रिटेन कर दिया ई का पावर आई के एक्स, और विथ सम कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू दैट इज विथ सम कांस्टेंट रियल वैल्यू दैट इज एच कट के। तो बच्चों इसका मतलब है कि जो मोमेंटम ऑपरेटर पी है इसका ये ई का पावर आई के एक्स आइगन फंक्शन है और एच कट के उसका क्या है बच्चों, आइगन वैल्यू है, और इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, आइगन वैल्यू इक्वेशन। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो जिस वेव फंक्शन पे ऑपरेट किए हैं बच्चों उसी को अगर राइट साइड में नहीं दे पाता है तो फिर आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं होगा विथ सम कांस्टेंट। अगर यहाँ बच्चों कुछ नहीं आता है, एच कट के नहीं आता, सिर्फ ये आता है ई का पावर आई के एक्स, तो कुछ नहीं मतलब 1, तो आइगन वैल्यू का वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों, आइगन वैल्यू का वैल्यू हो जाता है 1। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इससे पता चल गया बच्चों, कंफर्म हो गया कि एच कट के आइगन वैल्यू है और ई का पावर आई के एक्स है जिसको अपन ने साई माना था वो आइगन फंक्शन है, ठीक है, किसका, मोमेंटम ऑपरेटर का, यानी कि ऑप्शन डी बच्चों क्या है, सही है। अब बाकी को हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए और ये तीन को आप सॉल्व कीजिए तो ये गलत हो जाएगा, सही ऑप्शन डी है। ये तो ऐसे ही ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों, जैसे आप डो बाई डो एक्स ऑफ कॉस के एक्स करेंगे तो साइन के एक्स देगा, तो साइन के एक्स देगा तो ये तो रिटेन क्या नहीं हमारा वेव फंक्शन कॉस के एक्स को। इसका भी डिफ्रेंसिएशन एक बार देखिए बच्चों करेंगे, मोमेंटम ऑपरेटर ऑपरेट करके तो कॉस के एक्स दे देगा, तो फिर से आपका वेव फंक्शन रिटर्न हुआ नहीं बच्चों। इसको अगर आप करेंगे तो एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, तो फिर वो दिक्कत है बच्चों, क्योंकि आइगन वैल्यू प्लस एच कट के आना चाहिए, माइनस नहीं, यानी कि ऑप्शन डी को ही ऑपरेट करने पर आपको डिजायर्ड आइगन वैल्यू मिलेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी क्या है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
द डिस्पर्सन लॉ फॉर ए सर्टेन टाइप ऑफ वेव मोशन इज ओमेगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टू द पावर 1/2, where omega is the angular frequency, k is the magnitude of the propagation vector, and c and m are constants. The group velocity of these waves approaches. बच्चों ये ओमेगा का एक डिस्पर्सन रिलेशन दिया हुआ है के के साथ, जहाँ पे के वेव वेक्टर है और सी स्पीड ऑफ लाइट है और एम जो है बच्चों सी एंड एम आर कांस्टेंट है, ठीक है, और के वेव फंक्शन वेव वेक्टर है। तो सबसे पहले अपन ग्रुप वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर उसका कुछ लिमिटिंग केस दिया हुआ है बच्चों, उसको डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि ग्रुप वेलोसिटी जो है वो इन्फिनिटी होगा जब के टेंड्स टू 0 और सी होगा जब के टेंड्स टू इन्फिनिटी। उसी तरह बाकी ऑप्शन कह रहे हैं, देखते हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो कितना होता है, जो ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला होता है वीजी वो कितना होता है, इसको याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी के। कितना होता है बच्चों, डी ओमेगा बाई डी के। अब आपको ओमेगा भी दिया हुआ है तो उसको के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ग्रुप वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर लिमिटिंग अप्रोच लगा के चेक करेंगे, ठीक है। देखिए ओमेगा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। इसको अपन क्या कर रहे हैं, ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला होता है डी ओमेगा बाई डी के, तो इसको के रेस्पेक्ट में बच्चों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इस पूरा को अपन ने रूट एक्स माना है, तो रूट एक्स है भी वो, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, देख पा रहे होंगे आप, 2 रूट एक्स सेम जे कहते हो इनटू चेन रूल से। अब जो बॉडी के अंदर है बच्चों रूट के अंदर, उसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा, तो सी स्क्वायर के स्क्वायर का देखिए बच्चों, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर और के स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों 2k, क्योंकि अपन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, और एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो उसका बच्चों क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ से ये 2 और ये 2 भी देखिए बच्चों कट गया, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, आप देख सकते हैं हमारे पास बचा के सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये बचा। अब आप आगे यहाँ से फिर देख सकते हैं बच्चों, हमने नीचे में यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो के स्क्वायर जैसे ही कॉमन लिया बच्चों तो के स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो यहाँ पे के बाहर में हो जाएगा। अंदर में यहाँ फर्स्ट टर्म में के स्क्वायर कॉमन आ चुका है बच्चों, तो सी स्क्वायर बचा प्लस, और इस पर नहीं है तो इस पर डिवाइड हो जाएगा बच्चों के स्क्वायर से, देखिए तो एम स्क्वायर बाई के स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब देखिए नीचे का के और ऊपर का के बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो कितना बचेगा, ऊपर में सिर्फ सी स्क्वायर बचेगा और नीचे में रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई के स्क्वायर। अब बच्चों आप यहाँ से आसानी से आप देख सकते हैं कि जब k का वैल्यू 0 होगा तब Vg का वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, ये Vg का एक्सप्रेशन है बच्चों, इसमें k का वैल्यू 0 रख के देखते हैं। देखिए जब यहाँ पे आप k का वैल्यू 0 रखेंगे बच्चों तो 1/0 मतलब k स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर 0, तो एम स्क्वायर बाई 0 कितना हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/0 यहाँ से इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस सी स्क्वायर बच्चों इन्फिनिटी, तो ये पूरा नीचे वाला टर्म बच्चों इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/इन्फिनिटी बच्चों ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब ग्रुप वेलोसिटी का वैल्यू कितना आएगा 0। तो बच्चों जब k टेंड्स टू 0 होगा तब ग्रुप वेलोसिटी बच्चों कितना होगा 0। उसी तरह से अब सेकेंड लिमिटिंग केस अपन चेक करना है कि जब k टेंड्स टू बच्चों इन्फिनिटी होगा, जब k का वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच करेगा तब ग्रुप वेलोसिटी का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे इसको सीधा यूज किया है, सी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, के स्क्वायर की जगह बच्चों इन्फिनिटी स्क्वायर, बच्चों 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो सी स्क्वायर बाई रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस ये टर्म 0 हो गया तो 0, तो रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस 0 रूट अंडर सी स्क्वायर, और बच्चों रूट अंडर सी स्क्वायर का वैल्यू सी बाहर आ जाएगा, और ऊपर में सी स्क्वायर है बच्चों तो यहाँ से कट भी जाएगा तो बचा क्या सी। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि जब वेव वेक्टर के का वैल्यू बच्चों इन्फिनिटी टेंड्स करेगा तब अपने पास ग्रुप वेलोसिटी Vg का वैल्यू कितना होगा बच्चों c, जो क्या है कांस्टेंट है, यानी कि Vg टेंड्स टू c व्हेन k टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से अब चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अपन ने लिमिटिंग केस देख लिया है ग्रुप वेलोसिटी निकाल के। देखिए बच्चों ऑप्शन ए में कह रहा है इन्फिनिटी एच के टेंड्स टू 0 एंड सी एच के टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बच्चों ये गलत है। ऑप्शन सी में कह रहा है सी एच के टेंड्स टू 0 एंड 0 एच के टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी गलत है। सी में बच्चों कह रहा है 0 एच के टेंड्स टू 0 एंड इन्फिनिटी एच के टेंड्स टू इन्फिनिटी, बच्चों ये भी गलत है, ठीक है। डी में कह रहा है 0 एच के टेंड्स टू 0 एंड सी एच के टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बच्चों डी क्या है सही है, क्योंकि जब के का वैल्यू 0 होगा बच्चों तब ग्रुप वेलोसिटी का भी हम लोग देखे भी वैल्यू 0 आ रहा था, और बच्चों जब के का वैल्यू हम लोग देखे अभी जब इन्फिनिटी आ रहा था तब अपने के पास ग्रुप वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ रहा था बच्चों सी आ रहा था। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।